बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक कानून हुकूमत ने बनाया है और उसके ऊपर अब सहाफ़ी भी गुस्सा कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स की जो कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी गुस्सा किया है। वो क्या रहे हैं देखें। ह्यूमन राइट्स का जो बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बयान ये कह रहा है कि मुंतखब नुमाइंदे और सरकारी मुलाजमीन अवाम को जवाब दें। क्या कोई ऐसा कानून बनाया हुकूमत ने जिसमें अवाम को जवाबदेही जो है वो ख़त्म हो गई मुंतखब नुमाइंदों की या सरकारी मुलाजमीन की? सवाल तो ये पैदा होता है। मैं बताता हूँ कि एक्चुअली इन्होंने कानून बनाया क्या है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि तमाम सरकारी और रियासती हुकाम को याद दिलाया जाता है कि वो शहरियों को जवाब दें। मुंतखब नुमाइंदे और सरकारी मुलाजमीन अवाम को जवाब दें और तनकीद बर्दाश्त करना उनकी नौकरी का हिस्सा है। इसके अलावा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, वैसे ये तो 2-3 बनी हुई हैं, एक में राणा अजीम साहब हैं और कुछ जमाली GM जमाली साहब हैं, वो लोग भी हैं। दूसरा ये एक और है जो है वो पीका एक्ट ऑर्डिनेंस की मुखालफत की है फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने। और यहाँ जो सदर हैं वो उनका नाम है शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी। उन्होंने कहा कि पहले से मौजूद कानून में रिफॉर्म की बजाय हुकूक को ख़त्म किया जा रहा है। मीडिया कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी पीका 2016 की काली शिकें ख़त्म करने का मुतालबा करती है। नवाज शरीफ साहब के दौर में आया था। शहजादा जुल्फ़िकार और नासिर ज़ैदी ने तमाम सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और सियासतदानों से इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने का भी मुतालबा किया है। अब ज़रा गौर करें कि ये कानून है क्या। इस कानून पे वैसे अपोजिशन का रद्द-ए-अमल भी आया है, लेकिन पहले आप ये कानून देखें। हुकूमत ने अब ये कानून बना दिया है कि जाली खबरों की रोकथाम के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। जाली खबर देने वाले पर 5 साल तक कैद की सज़ा हो जाएगी और मुल्जिम की ज़मानत भी नहीं हो सकेगी। यानी अगर कोई आदमी जाली खबर देता है, मिसाल के तौर पे कोई ये कह देता है कि फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ आदमी से इतने पैसे लिए और ये वाला गलत काम किया, अब उसको ये साबित करना पड़ेगा। या कोई ये कह देता है कि फ़लाँ इदारे ने फ़लाँ जगह पे फ़लाँ कानून के मुताबिक ये किया और वहाँ पे गैर कानूनी काम ये वाला किया गया। कुछ भी जाली खबर, मिसाल के तौर पे खबर जाली आ गई पिछले दिनों कि इमरान खान और खातून अव्वल की तलाक होने वाली है। ये पिछले दिनों एक खबर आई थी। और बहुत सारी जाली खबरें आती हैं। यानी कई लोग जो हैं वो PMLN के अंदर लड़ाइयाँ करवा देते हैं। बाज़ खबरें ठीक होती हैं, बाज़ जाली भी होती हैं। बहुत सारी जाली खबरें ऐसे आती हैं कि किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया जाता है, बाद में उसके सबूत मौजूद नहीं होते। बाज़ खबरें ये भी आती हैं कि फ़लाँ की फ़लाँ के साथ मुलाकात हो गई और उसमें फ़लाँ चीज़ें तय पा गई, हत्ता के बाद औक़ात वो मुलाकात भी नहीं होती। तो जाली खबरों को रोकने के लिए हुकूमत वक्त ने यह फैसला किया कि 5 साल तक की सज़ा दी जाएगी उस शख्स को जो जाली खबर देगा और मुल्जिम की ज़मानत भी नहीं हो सकेगी। इस हवाले से इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूग नसीम ने बताया कि पीका और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डिनेंस जारी हो गया है। इसमें इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का एक्ट बाबर अवान ने बनाया है, जिसमें अब सारे के सारे लोग जो हैं वो इलेक्शन जाके लड़ सकते हैं। यानी आप वज़ीर हैं, मुशीर हैं, कुछ भी हैं, आपके पास ये इख्तियार है कि आप जाएं और जाके इलेक्शन लड़ें। चाहे आप काउंसलर का इलेक्शन लड़ें, चाहे आप किसी का भी इलेक्शन लड़ें, यानी उसकी कंपेन चलाने के लिए आप जा सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी सख्त मुखालिफ थी, क्योंकि जहाँ वज़ीर जाते हैं, जहाँ ताकतवर लोग जाते हैं, जहाँ हुक्मरान जाते हैं, वह हुक्मरानों के वसाइल भी साथ जाते हैं, उनका असर रसूख भी साथ जाता है। अब एक चेयरमैन जो है, जो इलेक्शन लड़ रहा है, उसकी कंपेन कर रहा है, काम वो खुद कर रहा है या उसकी पार्टी कर रही है, और दूसरी जानिब जो चेयरमैन है उसकी कंपेन कर रहा है एक वफाकी और सूबाई वज़ीर। तो सूबाई और वफाकी वज़ीर उस हल्के के अंदर बहुत सारा असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा उनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस कानून को ख़त्म कर दिया है। अब कोई भी जाके कंपेन कर सकता है। तहरीक इंसाफ का जवाब भी ठीक है। वो ये कहते हैं कि हम ये करें तो इलेक्शन कमीशन को याद आ जाता है और सज़ा दे देते हैं, लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी अपने दौर में करते रहे हैं तो उनको याद भी नहीं आता था, सज़ा भी नहीं देते थे। तो उनको ये लगता है कि उनके साथ क्योंकि ज़्यादती हो रही है इसलिए उन्होंने सबके लिए खोल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जवाब है। लेकिन इस काम के बारे में पाकिस्तान क्या इस काबिल हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ जब भी वज़रा जाएंगे उनका इन्फ्लुएंस भी जाएगा। देखिए अमेरिका में तो अमरीकी सदर जो है वो खुद अगले इंतखाबात करवा रहा होता है, कभी जीत रहा होता है, कभी उसकी पार्टी हार रही होती है, लेकिन वो इलेक्शन करवा रहा होता है। बहरहाल फ़रूग नसीम ने बताया कि दूसरा जो कानून है
उसकी ड्राफ्टिंग उन्होंने कहा जी मैंने खुद की है और ये कानून सबके लिए होगा। जबकि पीका वाले कानून की ड्राफ्टिंग मैंने की है जाली खबरों की रोकथाम के लिए। ये कानून ज़रूरी था। झूठी खबर मुआशरे को नुकसान पहुंचाती है, मुआशरे की बुनियाद झूठ पर रखी जाए तो फिर क्या बनेगा, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा सहाफ़त जो है वो रियासत का चौथा सतून है, लेकिन कुछ लोग मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना चाहते हैं। मीडिया तनकीद करने में मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा, लेकिन झूठी खबर नहीं होनी चाहिए। ये कानून मीडिया पर कोई कदगन नहीं है। क्या हम नहीं चाहते कि फेक न्यूज़ अब नहीं होनी चाहिए? वज़ीर आज़म की ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक बातें फैलाई गई। अब जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। इसका तरीकाकार क्या है? पहले 3 साल की सज़ा थी, अब सज़ा कर दी गई है 5 साल की। यानी अगर कोई आदमी फेक न्यूज़ देगा, झूठी खबर देगा, तो उसको 5 साल की सज़ा सुनाई जाएगी अदालत से, और जाली खबर देने वाले की ज़मानत भी नहीं होगी। फेक न्यूज़ पर 6 माह के अंदर फैसला किया जाएगा। 6 माह में फैसला नहीं होता तो हाई कोर्ट मुतल्लिका जज से पूछेगी कि फैसला क्यों नहीं हुआ। देखें, इस कानून का सही इस्तेमाल भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। गलत कैसे हो सकता है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन जितने सहाफ़ी ये कहते हैं कि हम सच बोलना चाहते हैं, सच पे पाबंदी ना लगाई जाए और हमें सच बोलने से ना रोका जाए, ना हम रुकेंगे, तो सच बोलने पे तो पाबंदी नहीं लगी। पाबंदी लगी है एक्चुअली झूठ बोलने पर। अदालत के अंदर सबसे पहले यह साबित करना पड़ेगा, जो आदमी ये केस लेकर जाएगा कि जो खबर दी गई है उसके खिलाफ या जो खबर उस सहाफ़ी ने दी है वो खबर झूठी है। सहाफ़ी को साबित करना पड़ेगा कि जो खबर उसने दी है वो खबर सच्ची है। हुकूमत वक्त के बाद ये ताकत होती है कि वो सच को झूठ और झूठ को सच भी कर सकते हैं। यानी वो लोगों को खरीद सकते हैं, लोगों को लालच दे सकते हैं, लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये माजी में होता चला आया है और बार बार होता चला आया है। सहाफ़ियों के लिए बड़ा टफ काम हो जाएगा पाकिस्तान जैसी जगह के ऊपर जहां पे सोर्सेज से ज़्यादातर खबरें दी जाती हैं, तो फेक न्यूज़ के खिलाफ एक्शन तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया बनना चाहिए कि किस तरीके का एक्शन होगा, किस नौइयत की खबरों के ऊपर एक्शन होगा। अब ये ना हो कि बहुत सारे सहाफ़ियों से बदला लेने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, और ये इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा ट्वीट करते हुए कि ये हुकूमत जो भी कानून बना रही है, कहने को तो मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए है, मगर ये कवानीन इमरान खान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। फिर ना कहना बताया नहीं। देखें, मुल्क के अंदर कितने अच्छे कानून मौजूद हैं। मुल्क के अंदर एहतसाब के कवानीन मौजूद हैं, मुल्क के अंदर हर तरह के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? बरतानिया में। शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? बाहर। मरीम नवाज साहिबा कहाँ हैं? उन्होंने कश्मीर की कंपेन की, गिलगित बल्तिस्तान की कंपेन की, उन्होंने तमाम इलेक्शंस की कंपेन की। अब वो अगले इंतखाबात की तैयारी कर रही हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही हैं। वो अपने वालिद की अयादत के लिए जेल से बाहर है। एक्चुअली वो मुजरिमा है, कैद की, उनको सज़ा हो चुकी है। तो पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं। मरीम नवाज साहिबा उन कवानीन के बावजूद बाहर, शहबाज शरीफ साहब कवानीन के बावजूद बाहर, जरदारी साहब बाहर। तमाम ताकतवर लोग इन सख्त तरीन कवानीन के बावजूद बाहर हैं, चाहे वो हुकूमत में है, चाहे वो अपोजिशन में। लेकिन जेल में कौन जाता है? कमज़ोर आदमी। जेल में कौन जाता है? बेचारा पिसा हुआ गरीब आदमी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक खबर देता हूं, और वो खबर आप और क्लैरिटी आएगी। जहांगीर तरीन के हवाले से मेरे पास खबर है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा दावा किया, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन पहले ज़रा मोहसिन बेग की खबर आप ले लें। मोहसिन बेग के मामले के अंदर कुछ एक मुकदमा और भी दर्ज हो गया है। मोहसिन बेग से जब पूछा पुलिस ने कि आपने जिस हथियार से फायरिंग की थी किधर है वो? घर पे है जनाब, बरामद करवाएंगे? उन्होंने कहा चलो मैं बरामद करवा देता हूँ। मोहसिन बेग को लेकर पुलिस वाले उनके घर गए, उन्होंने कहा दें। तो मोहसिन बेग ने वहाँ पे एक पिस्टल जो है वो बरामद करवाया, और ये जो पिस्तौल है ये 30 बोर का बताया जा रहा है। 30 बोर का पिस्टल वैसे पहले इस्तेमाल होता था, आजकल नहीं होता। आजकल 9 mm का पिस्टल इस्तेमाल होता है, लेकिन 30 बोर का पिस्टल हमेशा 9 mm के पिस्टल से ज़रा थोड़ा दूर तक मार करता है। मैं क्योंकि वेपन में, हथियारों में मेरी दिलचस्पी है, और हंटिंग की वजह से, और कुछ मैं शूटिंग वगैरह भी करता हूँ, टारगेट शूटिंग भी करता हूँ, तो उसकी वजह से। तो सादी बात यह है कि ये 30 बोर का एक पिस्टल है जो बरामद किया गया है। उसमें से 2 गोलियां जो हैं वो पुलिस ने उसमें से ज़िंदा गोलियां निकाली हैं, यानी वो करामत गोलियां थी। उसको अनलोड किया है उन्होंने अपने बेडरूम से, जो साइड टेबल है वहाँ से वो निकाल कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इसका लाइसेंस दें, तो पुलिस के बकौल मोहसिन बेग लाइसेंस नहीं दे पाए। वो नाजायज़ असला था
जिसके बाद उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज किया गया कि नाजायज़ असला उन्होंने अपने पास रखकर जुर्म का इर्तिकाब किया है, जिस पर उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और ये इनको फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और ये सारा मामला ऐसे चल रहा है। इससे पहले भी उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात के तहत भी मुकदमा दर्ज है। यही वो पिस्टल है जिससे वो फायरिंग करते रहे हैं, पिस्तौल भी नाजायज़ निकला। अब मोहसिन बेग ये कहते हैं कि FIA के एहलकारों ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया। तशद्दुद कब किया ये तो मैं भी कंफर्म करता हूं आपको कि मोहसिन बेग को जब उठाकर लेकर गई पुलिस तो तब उनके ऊपर टॉर्चर नहीं हुआ था। उस वक्त तक मोहसिन बेग ने FIA वालों पर टॉर्चर किया हुआ था और उनको जख्मी किया हुआ था, उन पे गोलियां भी चलाई हुई थी, उनको काबू करके बंद भी रखा था अंदर और वो बेचारा जख्मी FIA वाला, उसकी तस्वीरें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो पहले मोहसिन बेग ने टॉर्चर किया था, फिर मोहसिन बेग को लेकर जब पुलिस स्टेशन गए तो वो टांग पे टांग रख के बैठ गए। मुझे ये बात एक क्राइम रिपोर्टर ने एक पुलिस वाले से पूछकर बताई कि ये गए और चौड़े होकर जाके थाने में कुर्सी पे टांग रख के बैठ गए। FIA वाले आए, फिर उन्होंने इनको फेंटी लगाई मुबैना तौर पर और उन्होंने इनको फिर रज के फेंटी लगाई। जो पहले मोहसिन बेग ने किया वो भी गैर कानूनी था, बाद में FIA वालों ने उनको फेंटी लगाई। यानी दोनों ने अपना अपना हिसाब बराबर किया। मोहसिन बेग ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून ने जो है वो उनको बदला लेने के लिए वहां पे थाने के अंदर उनको कुट लगाई और उनकी एक आंख से कहते हैं जी बिनाई भी कम है, नाक की हड्डी भी टूट गई है। तो ये कुटमार उनको अपने घर पे नहीं पड़ी थी, ये उनको जाके पड़ी है थाने के अंदर। ये कुछ पुलिस वालों ने, कुछ रिपोर्टर्स ने, इन्होंने मुझे कंफर्म किया है, ज़ाती तौर पर मैंने बराह रास्त ये इन्फॉर्मेशन नहीं ली। अच्छा, अब इसमें जो है अदालत ने एक हुक्म जारी किया है, मोहसिन बेग पर मुबैना तशद्दुद की जुडिशियल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जुडिशियल इंक्वायरी यानी आपको याद है इकरारुल हसन को मार पड़ी थोड़े दिन पहले, अंदर घुसा के मारा, नंगा करके करंट लगाया और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। उसकी बेचारे का कंधा भी उतर गया, इकरारुल हसन का सर भी फट गया और करंट की वजह से हार्ट बीट भी मुतासर हो गई, एक कान से सुनाई भी नहीं दे रहा सही तरीके से। तो उस इकरारुल हसन के ऊपर कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं। मोहसिन बेग जिसने पुलिस वालों पे हथियार निकाला, जिसने उनको मारा, टॉर्चर किया और उसके बाद पुलिस स्टेशन में वो कहते हैं जी मुझे जाके टॉर्चर किया गया है, तो इस पे जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर बिनल्ला ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मारगला पुलिस स्टेशन का मुआयना करने और मोहसिन बेग को वकील तक रसाई फराहम करने से इनकार, बदतमीजी और तशद्दुद के इल्जामात की तहकीकात करने की हदायत की है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इकरारुल हसन के मामले में भी रियासत इसी तरह जागे, इसी तरह एक्शन ले, इसी तरह जुडिशियल इंक्वायरीज हों तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ज़्यादा कि सबके लिए इंसाफ पाकिस्तान में हो रहा है, सिर्फ एक के लिए नहीं हो रहा। तो मोहसिन बेग साहब के मामले में ये हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि कानून जो है वो ताकतवर के लिए कुछ और होता है, कमज़ोर के लिए कुछ और होता है। जैसा कि अरस्तु ने कहा था कि जो कानून है वो बकरी का एक ऐसा जाला है जिसमें कमज़ोर जानवर जो हैं वो फंस जाते हैं और ताकतवर जानवर जो है वो उसको फाड़ कर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे भी कानून इसी तरह है। अब इमरान खान साहब कानून तो बना रहे हैं सहाफ़ियों के हवाले से, जाली खबरों के हवाले से, सोशल मीडिया के ऊपर गंद उछालने वालों के हवाले से, लेकिन इन कवानीन को अमूमन अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। बजाय मुखालिफिन के इस्तेमाल करने के इन कवानीन को हकीकत में इस्तेमाल किया जाए और सबके ऊपर एक ही लाठी के साथ हाँका जाए तो हमारा मुल्क बहुत आगे निकल सकता है। फिर आप इनके ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकते। लेकिन वो सहाफ़ी जो ये कहते हैं कि जाली खबरों के वो खिलाफ हैं, वो जाली खबरों के खिलाफ बनने वाले कानून पर परेशान है। परेशानी की वजह एक तो ये है कि जाली खबरों के बगैर कारोबार नहीं चलता, और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे कोई भी किसी को भी पकड़ के कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है और पूरा का पूरा सिस्टम ताकतवर के साथ खड़ा हो जाता है। जैसा कि मरीम नवाज साहब ने फरमाया कि यही चीज़ें कल को आपको फंसा देंगी, तो होगा तो एग्जैक्टली यही। जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करते चले जा रहे हैं और सबकी नज़रें जहांगीर तरीन पे हैं। पीपल्स पार्टी से मुलाकात, PMLN से मुलाकात, फजल रहमान से मुलाकात, काफ लीग से राब्ते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी राब्ते। कहा यह जा रहा है कि जहांगीर तरीन के पास 10 MNAs हो गए हैं। 10 MNAs होने का मतलब यह है कि जहांगीर तरीन के पास इतनी ताकत इकट्ठी हो गई है कि वो इमरान खान साहब को बाकायदा उड़ा सकते हैं। अगर अपोजिशन अपने 162 बंदे पूरे के पूरे ले आए तहरीक अदम एतमाद के लिए, 162 बंदे पूरे के पूरे ले आए अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए, तो फिर काम आएंगे जहांगीर तरीन के 10 बंदे और फिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। इन 10 में से अगर 5 या 4 भी ना आए तो फिर भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जो इत्तेहादी जमातें इमरान खान साहब की, उन्होंने कहा कि जब तक हमें एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहेगी तब तक हम तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। तो फिलहाल तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद आप ले आए, तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ के तरीन साहब के जरिए से,
जब आप नया वजीर आजम बना रहे होंगे तो उसमें हम आपको वोट कर देंगे लेन देन करने के बाद। तो जो इत्तेहादी जमातें हैं इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने ये ऑफर दिया अपोजिशन को मेरी इतला के मुताबिक, लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद में खुद अदम एतमाद का वोट डालने के लिए इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं आएंगे। अब अपोजिशन को पहले अपने 162 बंदे पूरे करने हैं जो वो कभी भी नहीं कर पा रही, पहले भी नहीं कर पाई, बहुत दफा परेशानी रही उनकी। पहले अपने 162 बंदे पूरे करें और उसके बाद 10 बंदे जहांगीर तरीन साहब के पूरे आने चाहिए। ये ना हो कि उसमें से एक भी कम हो, दो भी कम हो, वो फिर हालात अजीब हो जाएंगे। यानी ये बंदे तहरीक एतमाद भी नाकाम हो जाएगी, ये बंदे भी डी-सीट हो जाएंगे और फिर इन हलकों में नए इलेक्शन होंगे। वो इलेक्शन 3-4 महीने के बाद होंगे तो सिनेरियो, हालात, सब कुछ, हर चीज चेंज हो जाएगी। तो जहांगीर तरीन साहब बहुत इंपॉर्टेंट इख्तियार कर गए हैं, उनकी पल पल की रिपोर्ट ली जा रही है, इदारे भी उनको बड़े गौर से देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और ये सारी इतलात, ये सारी चीज़ें ये पहुंच रही हैं जहां पहुंचनी चाहिए, और वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी इमरान खान साहब तक भी जा रही है। फजलुर रहमान साहब, जहांगीर तरीन साहब के ऊपर सबकी नज़रें हैं और जहांगीर तरीन साहब की नज़र सिर्फ इमरान खान पे है कि वो मेरी तरफ देखें और मुझे बुला लें। देखना यह है कि इमरान खान साहब तक कब तक नहीं बुलाते, और अगर बुलाते हैं तो ये अपोजिशन जो उनसे खुफिया मुलाकातें कर रही है वो इमरान खान साहब की मुलाकात के ऊपर फिर क्या कहती है। जरदारी साहब जा रहे हैं फजलुर रहमान साहब से मिलने, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कल बताऊंगा कि क्या हुआ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।